बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व यानी कि इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये वीडियो आपकी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए होने वाली है। ऑलरेडी 2 चैप्टर अपलोड कर दिया गया है, ये है आपका तीसरा वाला चैप्टर। ठीक है, चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक ग्रुप बनाया गया है जो कि 11th क्लास के बच्चों के लिए बनाया गया है। टॉपर ग्रुप आप कह सकते हो। उनमें सबसे पहले नोटिफिकेशन ये पहुंचती है कि कब कब वीडियोज आ रही है, और जो भी वीडियो अपलोड हो जाता है सबसे पहले नोटिफिकेशन उसी में पहुंचता है। साथ ही साथ उसमें जो नोट्स मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जितने भी चैप्टर पढ़ाए जाते हैं हर एक चैप्टर के नोट्स उसमें भेज दिए जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों को एक साथ पूरे चैप्टर का नोट्स चाहिए उनके लिए मैं बता दूं 49 रुपीज लगते हैं, एक साथ पूरे चैप्टर का नोट्स मिल जाता है। ठीक है, चलिए अदरवाइज ग्रुप में जुड़े रहिए, एक एक चैप्टर जो पढ़ाते जाएंगे उस चीज का नोट्स भेजते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि चुनाव का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्शन का मतलब पहले आप ये समझिए कि हमारा ये जो देश है, इस देश में करोड़ों की आबादी है ना, बिल्कुल सही बात है, बहुत करोड़ों की आबादी है। और ऐसे में कोई भी अगर डिसीजन लेना हो तो क्या इसमें पॉसिबल है सभी लोगों से पूछना? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे देश में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र है। ठीक है, अब ऐसे में हर एक व्यक्ति से पूछना कि भाई ये काम करना सही है कि नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में क्या किया गया, एक व्यक्ति को सिलेक्ट किया गया, वो व्यक्ति देश के लिए डिसीजन लेगा। जैसे कि आप देख सकते हो केंद्रीय स्तर पर पीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ऐसे व्यक्तियों को चुन लिया गया है जो हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। लेकिन वो चुनने का काम किया किसने है? जनता ने किया है। तो एक चुनाव एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा उस व्यक्ति का इलेक्शन होता है, उसी को चुनाव कहा जाता है। और उस व्यक्ति को चुना जाता है जो हमारे लिए सही हो, हमारे देश के लिए सही हो। तो क्या लिखा हुआ है कि जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को चुनाव कहते हैं, यानी कि द प्रोसेस बाय विच द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव को जो चुनने का जो काम होता है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्शन बोल देते हैं। आगे क्या लिखा है? जब नागरिक वोट यानी कि मतदान के माध्यम से यह तय करता है कि उसे किस व्यक्ति या फिर किस पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी देनी है। जैसे अभी हाल फिलहाल में हमें देखो सरकार किसकी चल रही है? भाजपा की चल रही है। हाँ, स्टेट में अलग अलग सरकारें हो सकती हैं, अदरवाइज केंद्र में अभी भाजपा की सरकार है। इसी को क्या कहा जाता है? इलेक्शन कहा जाता है। व्हेन सिटीजन डिसाइड थ्रू वोटिंग, यानी कि वोटिंग के द्वारा सिटीजन जो होते हैं, नागरिक होते हैं, डिसाइड करते हैं विच पर्सन एंड द पार्टी शुड बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्न, यानी कि किसको देना चाहिए जिम्मेदारी गवर्न करने का। ठीक है, इट इज कॉल्ड द इलेक्शन। समझ में आ रही बातें? चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आई होप सो आपको चुनाव का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए इसके साथ साथ अब कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं भैया इसको और अच्छे तरीके से समझा दो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ चुनाव को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, है ना। जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये है चुनाव। ठीक है, चुनाव, चुनाव को दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, चुन प्लस नाव। ठीक है, अब चुन का मतलब होता है चुनना, नाव का मतलब होता है यहाँ पे सरकार से रिलेटेड है, यानी कि एक ऐसे गवर्नमेंट को चुनना जो हमारे लिए अच्छा काम कर पाए। ठीक है, जैसे जिस प्रकार के नाव का काम होता है हमें एक जगह से दूसरे मतलब नदी पार कराने का काम होता है, उसी प्रकार से सरकार का भी काम होता है कि जो भी हमारी अभी स्थिति है उस स्थिति से बेटर स्थिति में लेके जाना। तो जैसे एक सरकार का काम होता है उसी प्रकार से, जैसे एक नाव का काम होता है उसी प्रकार से सरकार का काम होता है। तो वो समझो कि दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो चुनाव एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा सरकार को चुना जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं आगे समझते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, चुनाव की आखिर हमें आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता का मतलब क्या होता है कि आखिर हमें नीड क्यों है? तो देखिए चुनाव की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि तमाम फैसला लेने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सभी जो नागरिक है वो हिस्सा नहीं ले सकते। ऐसे में हमें चुनाव की आवश्यकता पड़ती है ताकि सरकार का गठन हो पाए। यानी कि ऑल सिटीजन कैन नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन एवरी डिसीजन, सभी डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। मेकिंग द प्रोसेस विच इज विच इज द वाई इलेक्शन आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए गवर्नमेंट। ठीक है, जरूरी हो जाता है। लोकतंत्र चलाने के लिए हमें चुनाव की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में हमें ये बात पता है कि सभी व्यक्तियों के पास पावर होती है, और जब सभी व्यक्तियों के पास पावर होती है तो जाहिर सी बात है कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमें सभी व्यक्तियों से पूछना पड़ेगा। तो ऐसे में काम तो होगा नहीं, अब दो चार आदमी तो है नहीं जो काम हो जाए, तो पूरा देश है, तो उस देश को चलाने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति को चुनना पड़ता है जो हमारे लिए डिसीजन ले और हमें उस पर भरोसा हो। ठीक है, जनता की आवाज सुनने के लिए हमें एक सरकार का चयन करने के लिए चुनाव की आवश्यकता पड़ती है। टू हियर द वॉइस ऑफ द पीपल एंड चूज ए गवर्नमेंट इलेक्शन आर रिक्वायर्ड। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि अगर हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चुनाव के प्रकार को समझते हैं। देखिए प्रकार की अगर मैं बात करूं, टाइप ऑफ इलेक्शन, देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्शन। पहला है प्रत्यक्ष चुनाव एंड दूसरा है अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब मैं आपको यहीं पे चीजें क्लियर करता हूं। प्रत्यक्ष चुनाव उस चुनाव को कहते हैं जिसमें जनता खुद पार्टिसिपेट करती है ना, यानी कि इसमें
इसमें अगर देखा जाए तो जो आम आदमी होती है ना, आम आदमी खुद पार्टिसिपेट करता है, उसी को कहा जाता है प्रत्यक्ष चुनाव। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं एक मॉनिटर का चुनाव आपके क्लासरूम में किया गया, तो उसमें हर एक बच्चा अपना एक पर्ची बनाकर जाता है, बॉक्स में डालता है, और उसके बाद जिस भी बच्चे को सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो क्या बन जाता है, मॉनिटर बन जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ, इसमें आम आम जो मतलब स्टूडेंट थे वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है जिसमें आम आदमी नहीं जाता है, आम आदमी के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं ना, वो जाके इलेक्शन करते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे मान लेते हैं कि हमारा काम है विधायक को चुनने का, तो हम अपने क्षेत्र के विधायक को चुने, उसके लिए हमने वोट दिया। लेकिन आगे अगर मैं कहूं कि राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा है, यानी कि राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो ऐसे में क्या हम जाते हैं राज्यसभा के इलेक्शन में? बिल्कुल नहीं। कौन जाता है, हमारे द्वारा जो चुने हुए जो एमएलए होते हैं, ये जाके ऊपर वोट देते हैं। तो इसका मतलब आखिर ये राज्यसभा के जो सदस्य हैं किसके लिए चुने जा रहे हैं, हमारे लिए चुने जा रहे हैं। लेकिन हमने वोट दिया क्या, हमने नहीं दिया। हमने आखिर किसको वोट दिया, हमने दिया एमएलए को वोट, और एमएलए ने इसके ऊपर वोट दिया। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो चुनाव हुआ है वो अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था, हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि हमारे द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो उन्होंने आगे अपना काम किया। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब इसको थ्योरेटिकल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को वोट देकर चुनती है, उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल मॉनिटर का बता दिया, विधायक का बता दिया। व्हेन द पीपल डायरेक्टली वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स, इट इज कॉल्ड ए डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव की बात करते हैं तो जब जनता खुद वोट न देकर चुने हुए प्रतिनिधि किसी अन्य नेता को चुनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमने किसको चुना, हमने एमएलए को चुना। ठीक है, हमने किसको चुना, हमने एमएलए को। ठीक है, हमने एमएलए को चुना, और एमएलए क्या करता है, आगे चल के राज्यसभा के मेंबर को चुनता है। तो इसका मतलब यही होता है कि ये प्रोसेस हमारे लिए हो रहा है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा और इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा हो रहा है। यानी कि व्हेन पीपल डू नॉट वोट डायरेक्टली बट दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज ए लीडर, ठीक है, इट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट इलेक्शन। आई होप से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लोकतंत्र। इसको हमने क्या किया है, दो तरीकों से हमने डिवाइड कर लिया है। एक जैसे लोक बना दिया, दूसरा तंत्र। लोक का मतलब होता है लोक, लोक जो होती है एक संस्कृत भाषा है जिसका हिंदी में अर्थ होता है लोक, और तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी कि जहां पर जनता का शासन उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, यानी कि जनता द्वारा, जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अब इसको इंग्लिश में कहा जाए तो ये जो चीजें हैं ये उतना ज्यादा वैलिड नहीं है, बट आप ये समझ सकते हो कि ये वाली लाइन ज्यादा इफेक्टिव है। क्या, दैट इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये आप लिख सकते हो कि यानी कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता जो होती है, ठीक है, जनता के द्वारा जब शासन चलाया जाता है तो उसे ही हम डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। आई होप सो वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ अगर जो भी बच्चे यूट्यूब से थोड़ा सा हटकर हमारे उस पर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप आ सकते हो हमारे एप्लीकेशन पे, विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहाँ पे अच्छे से स्टडी आप लोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसको दी गई है। जाहिर सी बात है किसी ऐसे संस्था को दी गई होगी जो संस्था हमारे लिए काम करे। तो देखिए, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग बनाया गया है, यानी कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। ये कब बनाया गया है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, भारत चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, यानी कि द इलेक्शन कमीशन of India is an independent body established to the conduct free and fair election to a representative institution in India। यानी कि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, क्यों किया गया, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया जा सके, जिसके द्वारा जो जो इंडिया का इलेक्शन हो पाए। ठीक है, क्योंकि एक ऐसी संस्था जो कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी रखती है कि भाई कभी भी भेदभाव ना हो, किसी के साथ कोई छल कपट ना हो, है ना, ऐसा। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 25 जनवरी 1950 की स्थापना की गई थी, एंड 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन की स्थापना जैसा कि हमें पता है 25 जनवरी 1950 को किया गया था। फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था, 1951 से 52 में हुआ था। और हर साल, ठीक है, हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल वोटर डे करके मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना कब की गई थी, 25 जनवरी को। और 26 जनवरी को तो आपको पता ही है, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे समझते हैं निर्वाचन आयोग के क्या काम होते हैं, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन बनाया गया है इसके क्या क्या वर्क हैं। तो वर्क के बारे में समझते हैं। सबसे पहला वर्क हो गया निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव करना, मतलब एक ऐसा चुनाव करना जो कि फ्री भी हो और फेयर भी हो। ठीक है, दूसरे नंबर पे चुनाव तिथि घोषित करना कि किस दिन चुनाव होगा, नामांकन घोषित करना कौन कौन वोट देगा, मतदान कौन कौन करेगा, मतगणना कौन करेगा। ठीक है, गणना का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। प्रिपेयरिंग द शेड्यूल फॉर द इलेक्शन डेट और नॉमिनेशन
वोटिंग, काउंटिंग, ये सब चीजें हो जाती हैं। अगला क्या लिखा है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना एवं उन्हें चुनाव चिन्ह देना, यानी कि कौन व्यक्ति खड़ा हो सकता है, किस पार्टी से हो तो वो खड़ा हो सकता है, और उसको मान्यता देने का जो काम होता है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग पॉलिटिकल पार्टी एंड द एलोटिंग देम इलेक्शन सिंबल। ठीक है, एलोट किया जाता है उनको सिंबल। ठीक है, आगे बात करते हैं आचार संहिता लागू करना। आदर्श आचार संहिता का मतलब क्या होता है, इंप्लीमेंटिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसका मतलब क्या होता है, आचार संहिता का मतलब ये चुनाव के दौरान लागू किया जाता है, एक प्रकार का विशेष नियम आप समझ सकते हो कि इसमें कोई भी आप गलत चीज चुनाव के दौरान नहीं कर सकते। जैसे मिस इन्फॉर्मेशन आप फैला नहीं सकते, चुनाव के 2 दिन पहले चुनाव प्रचार को बंद करना पड़ेगा, पैसे नहीं बांट सकते, तरह तरह के लालच नहीं दे सकते। अगर आप कुछ भी ऐसा चीज कर रहे हो जिसकी वजह से जनता को गुमराह कर रहे हो तो आपको चुनाव से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सब चीजें होती हैं, बट क्या कर सकते हैं कि आप समझते हो करप्शन ही इतना है कि कुछ ना कुछ चीजें हो ही जाती हैं। ठीक है, अदरवाइज देखा जाए तो ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई है। ठीक है, आगे चुनाव खर्च पर निगरानी रखना, सीमा का उल्लंघन होने पर कार्रवाई करना, यानी कि मॉनिटरिंग द इलेक्शन एक्सपेंसेस एंड द टेकिंग एक्शन इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ लिमिट्स, यानी कि इस लिमिट्स को अगर कोई वायलेट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ये सब चीज चुनाव आयोग का कार्य होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता है कुछ लोग बिना उसके मतलब समझो कि चीजों का मिसयूज करके पैसे भी बांटते हैं और सामान भी बांटते हैं और इलेक्शन में वोट खरीदने की कोशिश भी करते हैं, दारू वारू ये सब चीज भी चलता है, कई जगहों पे ऐसी चीजें होती हैं। बट ये है कि ये कानून के छुप छुप के होता है ये सारी चीजें। ठीक है, ये सब चीजों से आप अवगत हो ही, बट ये है कि इलेक्शन कमीशन इसलिए बनाया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो। आगे बात करते हैं चुनाव संबंधी शिकायतों तथा विवादों को निपटारा करना, टू रिजॉल्व द इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेंट्स एंड द डिस्प्यूट्स, ये भी इसका काम होता है इलेक्शन कमीशन का। मतदाता सूची का निर्माण करना तथा संशोधन करना, प्रिपेयर द रिवीजन ऑफ द वोटर लिस्ट, कौन कौन वोट दे रहा है और उसको रिवाइज करके रखना। जो व्यक्ति योग्य है उसको चुनाव सूची तैयार करना, योग्य मतदाताओं की सूची तैयार करना कि जो जो वोट दे सकता है, समय समय पर उसमें सुधार लाना, टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द एलिजिबल वोटर्स एंड द मेक इम्प्रूवमेंट फॉर टाइम टू टाइम। ठीक है, मतगणना करना, परिणाम तिथि घोषित करना, टू कंडक्ट द वोट काउंटिंग एंड डिक्लेयर द रिजल्ट, निष्पक्ष रूप से मतों की निगरानी करना था, सही समय पर चुनाव परिणाम घोषित करना, टू इंश्योर फेयर काउंटिंग ऑफ वोट एंड डिक्लेयर द इलेक्शन रिजल्ट ऑन द टाइम। ठीक है, तो ये सब चीज करना इसमें होता है। चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चुनाव में आवश्यक सुधारों की क्या आवश्यकता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए ये क्वेश्चन आता है 6 नंबर का और इसके बाद वाले भी क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का। तो अब अगर आप चाहते हो अच्छे नंबर लेना तो ये सब हेडिंग्स हैं, आप चाहो तो इनको हेडिंग्स बना के 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे जैसे अभी मैंने करके बताया। या दूसरे नंबर पे आप एक काम कर सकते हो कि जितना भी है उसको एक बार 2 बार 3 बार पढ़ोगे, अपने आप याद हो जाएगा, आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है यार, पेपर पॉलिटिकल साइंस का है, कोई मैथ्स का पेपर तो है नहीं कि सीधा आपसे उसका वो मांगेगा कि इसका आंसर बताइए। ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है तो थ्योरी है, इसमें लिखना तो पड़ेगा ही। चलिए आगे बात करते हैं, चुनाव में आवश्यक सुधारों की, नेसेसरी फॉर द रिफॉर्म्स इन इलेक्शन। तो क्या क्या होना चाहिए, पहला है आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को लो, यानी कि ऐसे लोग जो कि क्रिमिनल हैं, ठीक है, इनके अगर रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं तो उनको बैन कर देना। ठीक है, दूसरा है चुनावी खर्च का सख्त निगरानी करना कि कौन कितना पैसा खर्च कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि लोग पैसे जिसके पास ज्यादा होता है, जो इलेक्शन ज्यादा कर पाता है या चुनाव में पैसा ज्यादा खर्च कर पाता है वही जीत जाता है। तो ऐसे में सुधारों की आवश्यकता है। ठीक है, चीजें तो अच्छी बनाई गई हैं, बट क्या वही चीजें है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने पावर का मिसयूज करके चीजें कर लेते हैं, फिर कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, कई लोग क्या होते हैं कि वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, तो इस पे सुधार करने की जरूरत है कि भाई अगर कोई ऐसा करता है तो उसको जिंदगी भर चुनाव में खड़े ही नहीं होने दिया जाए, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या लिखा है, चुनाव प्रचार में धर्म तथा जाति के आधार पर प्रचार ना हो, लेकिन ये भी चीजें होती हैं। नो नो कंपेनिंग बेस्ड ऑन द रिलीजन एंड द कास्ट। अगला लिखा है महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, इंश्योर द वुमेन पार्टिसिपेशन, ये निश्चित करना। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला है मुक्त वादों पर नियंत्रण करना। कई लोग तो हम ये ऐसा कर देते हैं कि भाई मैं रोड ऐसा बनवा दूंगा कि कभी टूटेगा नहीं, नाली ये वो 10 चीजें, है ना, पिछली जो पार्टी होती है उसके बारे में 10 कमियां गिनवा देंगे और अपनी चीजें 10 वादे करके लिख देंगे, ऐसा है। तो मुक्त वादों पर नियंत्रण करना यानी कि कंट्रोल ऑन द प्रीवाइज कल्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ईमानदार तथा शिक्षित उम्मीदवारों को बढ़ावा देना, प्रमोट द ऑनेस्ट एंड द एजुकेटेड कैंडिडेट, इसको बढ़ावा देना। राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतंत्र प्रणाली यानी कि इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं भाई भतीजावाद जो है, नेपोटिज्म जिसको कहा जाता है, ऐसी चीजों को प्रमोट ना करना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम पॉलिटिकल पार्टी में तो हमारे भाई भतीजे ये सब चलेंगे, ये चीजें गलत है। ठीक है,
फेक न्यूज, जैसे मीडिया कई बार ऐसा करती है, सोशल मीडिया पर नियंत्रण करना, कंट्रोल ऑन द फेक न्यूज एंड द सोशल मीडिया। ये लोग पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी हार रही है, जबकि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इससे मिस यूज होता है। अगला है एनओटीए को प्रभावित करना, नोट जिसको नोटा कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जब वोट दिया जाता है ना, तो उसमें एक लिखा होता है अन्य। अन्य का मतलब होता है कि आप किसी को वोट नहीं दे रहे हो, किसी अन्य को दे रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो वोट है ये तो वेस्ट हो जाएगा। तो इसका सही तरीके से उपयोग करना, ये सब चीज सुधार करने की आवश्यकता है। तो हमें क्या समझ में आया इसमें, हमें इसके कार्य समझ में आए और इसमें सुधार, और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार क्या है, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है। ध्यान से समझिएगा। इसको समझाने के लिए मैं सिंपल सी बात करता हूं कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार है। यानी कि सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का मतलब होता है कि 18 साल या फिर उससे अधिक उम्र का हर नागरिक बिना किसी भेदभाव के वोट डाल सकता है। इसमें जाति, धर्म, लिंग, भाषा, शिक्षा या फिर संपत्ति की कोई भी बाधा नहीं होती है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है वो वोट डाल सकता है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज means that every citizens aged 18 years or above can vote without any discrimination। बिना किसी भेदभाव को वोट डाल सकता है। There is no barriers based on the caste, religion and gender, language, education और the property। इसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जाना जाता है। अब बात यहाँ पे आती है चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या होती हैं। देखिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग योग्यताएं होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे ना लोकसभा के लिए चुनाव लड़ना है, तो भाई देखो सिंपल सी बात बताऊं, सबसे पहले ट्रिक जान लो। लोकसभा को एल लिख देते हैं, राज्यसभा को आर लिख देते हैं, राष्ट्रपति को आर लिख देते हैं। लोकसभा के लिए एज कितनी चाहिए, 25, राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 35। ऐसे आप याद कर लीजिए 25, 30, 35। तो कहा जाए चुनाव लड़ने की योग्यता क्या है, तो आप कहोगे लोकसभा के लिए 25 चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 चाहिए और राष्ट्रपति के लिए 35 चाहिए। तो अच्छा, इससे भी पहले आपको क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। अगर आप मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर इंडिया के नागरिक हो तो ही आप चुनाव लड़ सकते हो, अदरवाइज नहीं। उम्र की सीमाएं जैसे कि मैंने आपको बता दिया, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति पद के लिए 35 होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए और किसी पद पर ना हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर भी और चुनाव भी लड़ रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक पद को छोड़ना पड़ेगा। दोषी, अगर आप कोई भी ऐसे हो जो कन्विक्टेड हो, क्रिमिनल कोई ऑफेंस कर रखे हो, तो ऐसे में आपको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। नामांकन दाखिल करना, यानी कि चुनाव लड़ने के लिए आपको चुनाव आयोग में नामांकन करना पड़ता है और सुरक्षा जमा राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करनी पड़ती है। जो भी उसमें अमाउंट होता है उसको आप फिल करोगे, तब जाके चुनाव लड़ने की योग्यता आपको हासिल होगी। तो ये हो गया आपका, है ना, यहाँ तक फर्स्ट पार्ट। आगे बात करते हैं पृथक निर्वाचन मंडल, जिसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या होता है। जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद ब्रिटिश ये चाहते थे कि जितने भी यहाँ पे रिलीजन है सबके लिए एक अलग अलग वोटर वो हो, ठीक है, यानी कि सबके लिए अलग अलग चुनाव हो। तो ऐसे में जो हमारे भारतीय नेता थे वो तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होने लगे तो धर्मों के आधार पर अगर चुनाव होने लगे तो फिर तो जितने धर्म उतने अपने चुनाव होंगे, तो ऐसे में तो देश टूटने का डर रहेगा। तो भारत ने पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं किया, बल्कि इसके जगह पे आरक्षण प्रणाली अपनाया। आरक्षण प्रणाली का मतलब क्या होता है कि सबको चुनाव लड़ने का अधिकार रहेगा, बस ये है कि सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि दिल्ली में अगर मेट्रो चल रहा है, तो बताइए आप कि सबके लिए क्या अलग अलग मेट्रो चलाना जरूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, बुजुर्गों के लिए अलग, विकलांगों के लिए अलग। तो ऐसे में क्या मेट्रो चल पाएगा ढंग से, नहीं चल पाएगा ना। लेकिन क्या किया गया, एक ही मेट्रो के अंदर एक ही बोगी में अलग अलग सीटें बना दी गई कि भाई ये देखो, ये लेडीज के लिए है, ये बुजुर्गों के लिए है, ये इसके लिए है, सबके लिए अलग अलग चीजें कर दी गई हैं। इसका मतलब क्या है, एक साथ सभी अपना चल सकते हैं। इसी को कहते हैं आरक्षण प्रणाली। जैसे कि रिजर्वेशन आप देखते हो कि ट्रेन में किया जाता है ना, ऐसे। तो पृथक निर्वाचन मंडल क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, ध्यान से समझिए। पृथक निर्वाचन मंडल वो व्यवस्था है जिसमें किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के लिए अलग अलग वोटिंग व्यवस्था की गई होती है। उस समुदाय के लोग सिर्फ अपने ही समुदाय के उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते हैं, दूसरे समुदाय के लोगों को वोट नहीं दे सकते हैं। तो मैंने बताया ना, इसमें समुदाय, जाति, धर्म के आधार पर चीजें होती हैं जिस चीज को स्वीकारा नहीं गया, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट इज ए सिस्टम इन विच ए सेपरेट वोटिंग अरेंजमेंट इज मेड फॉर ए पर्टिकुलर कास्ट, रिलीजन और ग्रुप्स पीपल ऑफ द that community can vote only for the candidate of their own community and the people from other community cannot vote for them। यानी कि दूसरे जो लोग होंगे वो वोट नहीं दे सकते, ठीक है। तो इस चीज को हमने स्वीकारा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रिटिश शासन के समय भारत में मुसलमान, सिख, दलितों आदि के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर एस्टैब्लिश्ड फॉर द मुस्लिम, सिख एंड दलित। फॉर इंस्टेंस
एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, जैसे मुसलमान सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट देते थे, ठीक है, एंड सिख जो होते थे अपने उम्मीदवारों को वोट देते थे। इस सांप्रदायिक ये जो चीजें थी, इसकी वजह से एक तरीके से सांप्रदायिक विभाजन बढ़ता था, ठीक है, इसलिए स्वतंत्र भारत में इसे नहीं अपनाया गया। इट प्रमोट द कैनवल डिवीजन एंड सो इट वाज नॉट द अडॉप्टेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। आगे चल के इंडिपेंडेंट इंडिया में इस चीज को अपनाया नहीं गया। अब समझिए चुनाव के क्या प्रकार होते हैं। तो दो चीजें तो हमने जो ऑलरेडी पढ़ रखी थी, एक का मतलब क्या होता है, एक जो अपना था इनडायरेक्ट और एक था डायरेक्ट, तो ये तो हमने पढ़ रखा था। लेकिन अब बात करते हैं सिस्टम, किस तरीके से सिस्टम चलता है। तो ध्यान से समझिए, जो चुनाव प्रणाली का सिस्टम चलता है वो दो तरीके से चलता है। एक है सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली, दूसरा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ध्यान से समझिएगा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। यानी कि कहा जाए, जब चुनाव होता है तो चुनाव में जिस भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिला है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी ऐसे करके चुनाव में खड़े हैं, 100 लोग वोट देने को हैं, एक को मिल जाता है 40, दूसरे को मिल जाता है 30 और एक को मिल जाता है 30। ऐसे में जीतेगा कौन? आप कहोगे भैया 40 वाला जीत जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, चुनाव में जिस भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो चुनाव में जीत जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, चुनाव में जीत जाता है। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं एक क्षेत्र है और एक क्षेत्र में 100 सीटें हैं, ठीक है। अब 100 सीटें हैं और 100 लोग उम्मीदवार भी हैं, मतलब 100 लोग मतलब जनता है। अब इनको वोट देना है, तो कैसे वोट दिया जाए? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लोग खड़े हैं, ए पार्टी के लोग खड़े हैं, बी पार्टी के लोग खड़े हैं, सी पार्टी के लोग खड़े हैं, ठीक है। अब ऐसे में 100 लोगों ने वोट दिया इनको, 40% वोट इनको गया, 30% वोट इनको गया, 30% इनको गया। तो ऐसे में अब कितनी सीटें थी? 100 सीटें थी। तो क्या किया गया, ए वाले व्यक्ति को 40 सीटें दे दी जाएंगी, बी वाले को 30 सीटें, सी वाले को 30 सीटें, यानी कि 100 सीटों को इन्हीं में से बांट दिया जाएगा। इनमें ये नहीं किया जाएगा कि भाई आपको सबसे ज्यादा मिला है तो आप ही जीत गए, ऐसा नहीं। यानी कि जिसको जितना वोट मिलता है उसी के हिसाब से उनको सीटें मिलती है। ये किसमें होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में होता है, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। अब आगे ये जो होती है दो प्रकार की होती है, एक सूची प्रणाली, दूसरा एकल संक्रमणी मत पद्धति। एक एक को हम अच्छे से समझते हैं, चलिए आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली, जिसमें मैंने आपको बताया सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली, जिसको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी चुनाव प्रणाली है जिसमें जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट पाता है वही चुनाव में जीतता है, भले ही वो कुल का 50% हो या ना हो। अब यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल जो आपको बताया है, टोटल कितने लोगों ने वोट दिया? आप कहोगे भैया 100, इसका 50% कितना होता है? 50 लोग। लेकिन ए वाला व्यक्ति इसमें जीत गया था, क्यों? क्योंकि इसको 40 वोट मिला था, सबसे ज्यादा मिला था, लेकिन जीत गया था। क्या ये 50% का कंडीशन पूरा किया? आप कहोगे भैया नहीं किया। क्यों? इसके लिए जीतने के लिए 50 चाहिए था, लेकिन इसको मिला 40। तो इसमें इसकी जरूरत नहीं होती है, बेशक 50% मिले या ना मिले। बस आपको इतना ध्यान रखना होगा कि बाकी जितने भी लोग खड़े हैं उनसे तुम्हारा वोट ज्यादा होना चाहिए। तो हमारे देश में जो सिस्टम अपनाया गया ये वाला सिस्टम अपनाया गया, लेकिन दूसरा जैसे इजराइल वगैरह में जो सिस्टम अपनाया गया वो ये अपनाया गया, ठीक है। हमें इसके बारे में ज्यादा पता होगा, इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे देश में ये अपनाया गया है, ये अपनाया नहीं गया, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है, इसमें 50% की चीजों का नहीं देखा जाता है। अब इसकी मुख्य विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो जीतता है। इसमें 50% की जो कंडीशन है उसको नहीं देखा जाता है, ठीक है। इसमें कभी कभी कम वोट पाकर भी उम्मीदवार जीत जाता है, जैसे मैंने आपको बताया ना 40%, 40 वोट ही वाला व्यक्ति जीत गया। हालांकि देखा जाए तो 30-30 बाकियों को भी मिला था। अगर ये दोनों मिल जाते तो इसको हरा सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा वोट किसको मिला? इसको मिला ना, तो जीत ये गया। अच्छा, लेकिन इस सिस्टम को हमने क्यों अपनाया? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, फास्ट एंड द इन इनपेंसिव है, ठीक है, सस्ता है। अ, अब यहाँ पे इनएक्सपेंसिव है, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ही सस्ता है। अब एक चीज समझिए, एक ऐसा सिस्टम जिसको सारी जनता जानती हो और उसको फॉलो कर सकती हो और उसको समझने में कोई दिक्कत ना हो, हमारे देश ने वही अपनाया है। इसी वजह से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हमने अपनाया है। अब आगे बात कर लेते हैं उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के रूप में अभी मैंने आपको बता दिया कि चलिए मान लीजिए किसी सीट पर चुनाव हुआ है और 3 उम्मीदवार खड़े, ए बी सी डी करके, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए 38,000 वोट किसको मिला है? ए पार्टी को। 35,000 वोट किसको मिला है? बी पार्टी को। 37,000 वोट किसको मिला है? सी पार्टी को, ठीक है। अब ऐसे में कौन जीतेगा? आप कहोगे भैया 38,000 वाला जीत जाएगा, क्यों? सबसे ज्यादा वोट इसी को मिला है। एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दे दिया है ना, ऊपर ही दे दिया है, वही थोड़ा सा मॉडिफाई करके दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि इसमें सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है चुनाव में वही जीतता है, बेशक उसको 50% वोट प्राप्त हो या ना हो। इसमें देखिए 38% वोट प्राप्त वाला भी जीत गया, इसमें कोई जरूरी नहीं 50% का वोट उसको मिला हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। इसमें क्या देखा जाता है? मैंने बताया ना, सबसे पहले देखी जाती है सीटें कितनी हैं।
उसके बाद देखी जाती है पार्टीज कितनी है। पार्टीज को जितने भी वोट मिलते हैं उसी के हिसाब से सीटें अलॉट की जाती हैं। जैसे मान लेते हैं ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ए और बी पार्टी दो है। ए का मतलब आप समझिए आम आदमी पार्टी और बी का मतलब समझिए भाजपा, ठीक है। कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। कितने लोग हैं? मान लेते हैं 100 लोग हैं। 100 लोगों ने वोट दिया, ए वाले व्यक्ति को वोट दिया कितना? 50 वोट दिया। 50 छोड़ो 60 कर लेते हैं। ए वाले को कितना मिल गया? 60 मिल गया। बी वाले को कितना मिल गया? 40 मिल गया। 100 लोगों ने वोट दे दिया, 60 इसको 40 इसको। सीटें कितनी थी? आप कहोगे भैया 100। तो 100 सीटों में ऐसा नहीं किया जाएगा कि ए वाले को जिता दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्या किया जाएगा? इसमें जो दो हिस्सों में डिवाइड करके 60 सीटें दे दी जाएंगी ए वाले को, क्योंकि उसने जितना पाया है उसके हिसाब से सीटें मिल गई, और बी वाले को भी 40 सीटें दे दी गई। इस तरीके से करके चीजें कर दी जाती हैं। यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम कहा जाता है, एक ऐसा चुनाव प्रणाली है जिसमें राजनीतिक दलों या फिर उम्मीदवारों को मिले वोट के हिसाब से उनको चीजें हो जाती हैं। अच्छा, मैं तो यहाँ पे 100 का एग्जाम्पल ले लिया, आप इसकी जगह पे कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बशर्ते बात इतनी है जितनी वोट मिली है उसी के हिसाब से आपको सीटें देनी है, इतना समझना है। Proportional representative system is and the electoral system in which the political parties or candidate are allocated सीट इन प्रोपोर्शन टू द वोट दे रिसीव, यानी कि जिसको जितने ज्यादा वोट मिलता है उसी के हिसाब से चीजें, ठीक है, उस सीटें दे दी जाती हैं। यानी जिसे जितने प्रतिशत वोट मिलता है उतने ही प्रतिनिधित्व उसको देखने को मिलता है। दैट मीन्स ए पार्टी कैन कैंडिडेट गेट्स रिप्रेजेंटेशन इन सीट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ वोट दे रिसीव, यानी कि जितना वो रिसीव करेगा उसी के हिसाब से उसको सीटें दे दी जाएंगी। अब जो एग्जाम्पल मैं ऊपर दे रहा हूँ वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिखा हुआ है। जैसे मान लेते हैं संसद में 100 सीटें हैं और कोई पार्टी को कुल 40 वोट मिला हुआ है। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी। अब ऐसे में कहा जाए 40% ए को मिला है, 35% बी को मिला है, 25% सी को मिला है, इस हिसाब से सीटें बांट दी जाएंगी, ठीक है, वैसे करके मिल जाएगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज एडोप्टेड इन द कंट्रीज, किसमें अपनाया गया? नीदरलैंड में, इजराइल में एंड स्विट्जरलैंड में एंड जर्मनी में, ऐसी जगहों पे ये चीजें अपनाई गई हैं। अब मैं आपको यहीं पे एक चीज समझाता हूँ। हमारे वाले सिस्टम में क्या है? ए बी सी, इतनी ही चीजें देख लेते हैं। एक को मिलता है 40 वोट, एक को मिलता है 35 वोट, एक को मिलता है 25 वोट। जीतेगा कौन? हम कहेंगे भैया 40 वाला जीत जाएगा। हमारे इधर सिर्फ जीतेगा कौन? 40 वाला। वोट वेस्ट कितना हुआ आप काउंट कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका ये हो गया 0 और ये हो गया 6, यानी कि 60 वोट वेस्ट हो जाएगा। जीतने वाला कितना है? सिर्फ 40 वाला है। हमारे देश में ऐसा सिस्टम चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में वोट वेस्ट होता है, जबकि यहाँ पे देखा जाए कहीं भी वोट वेस्ट हुआ नहीं। जिसको जैसा सीट मिला है उसी के हिसाब से उसको सीटें दे दी गई हैं, जिसको जैसा वोट मिला है उसके हिसाब से सीटें दे दी गई हैं। तो हमारे देश में जो सिस्टम अपनाया गया है उसमें वोट वेस्ट होता है और यहाँ पे वोट वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या है। अब हमने यहाँ पे देखिए एक चीज समझाया था मैंने आपको कि समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली हमने पढ़ लिया था। इसमें ये जो चीजें हैं सूची प्रणाली और एक हो जाता है एकल संक्रमणी मत पद्धति। अब आपसे कोई डीप में जाकर नहीं पूछेगा कि सूची प्रणाली क्या है और एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या है, ठीक है, ये ऐसा नहीं पूछा जाएगा। बस इतना समझ लेना कि सूची प्रणाली में क्या होता है कि सबसे पहले पार्टियों को लिस्ट जारी करना होता है कि देखिए हम ऐसे ऐसे इतने कैंडिडेट्स हमारे खड़े होंगे और सबसे पहले प्रायोरिटी मैं इनको दूंगा, अगर हम जीत जाते हैं तो ये वाला उम्मीदवार जीतेगा, ऐसा होता है। सूची प्रणाली में ये होती है। और बाकी सब सिस्टम जो मैंने आपको ये समझाया है ना, इसी के हिसाब से सिस्टम यहाँ पे होता है। जबकि यहाँ पर एकल संक्रमणी पर मत पद्धति जो होता है ये राष्ट्रपति का सिस्टम होता है। इसमें समझिए कि रेटिंग के हिसाब से चीजें दी जाती हैं और फिर जाके राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। चलिए बात कर देते हैं। इसमें समझिए इस पद्धति को हेयर प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो सुझाव दिया गया था टॉमस हेयर के द्वारा दिया गया था। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द हेयर सिस्टम बिकॉज इट वॉज द प्रपोज्ड बाय द थॉमस हेयर, ठीक है। अच्छा, ये किस आधार पे होता है? मैंने कहा ना इंटरेस्ट के हिसाब से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव इंटरेस्ट के हिसाब से होता है कि मुझे जिसको पसंद है उसको मैं जिताऊंगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें देखो एग्जाम्पल दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है। चलिए मैं ही आपको बता दूं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लेते हैं राष्ट्रपति पद के लिए ए बी सी ऐसे करके लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। टोटल एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 5 व्यक्ति जो कि वोट देने वाले हैं। तो कैसे वोट देंगे? सबसे पहले वो आएंगे, देखेंगे कि मुझे ए वाला व्यक्ति पसंद है तो इसको दे देंगे 5 रेटिंग, ठीक है। 5 रेटिंग दे देते हैं। चलो 5 छोड़ो, इसके लिए मान लेते हैं 3 रेटिंग दे देते हैं। कितने रेटिंग दे देते हैं? 3। फिर इसके बाद कहा जाता है कि अगर मान लो कि ए व्यक्ति नहीं जीतता है तो आप किसको जिताना चाहते हो? उसने कहा कि अगर ए व्यक्ति नहीं जीतता है तो मैं जिताना चाहूंगा सी वाले को। इसको कितना दे दिया? 2 रेटिंग, ठीक है। फिर कहा कि अब इसके बाद बचा कौन है? ए बी। तो ऐसे में क्या होता है कि एक ही कैंडिडेट तीनों को वोट देता है, ठीक है। जैसे ए को दिया 3 रेटिंग, बी को दिया ए रेटिंग और सी को दिया 2 रेटिंग, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा कैंडिडेट आता है वो कहता है, मतलब दूसरा जो जनता होता है वो आता है, वो कहता है कि मुझे ए व्यक्ति पसंद नहीं है, मुझे बी व्यक्ति ज्यादा पसंद है, तो इसको रेटिंग दे दिया उसने 3।
फिर कहता है कि अगर मान लेते हैं बी अगर नहीं जीतता है तो सी जीतना चाहिए, तो इसको रेटिंग दे दिया 2, और उसके बाद 1 मिल जाएगा ए वाले को, ठीक है। फिर तीसरा आता है, तीसरा कहता है कि हाँ मुझे भी सी वाला बी वाला ही पसंद है, तो उसको 3 रेटिंग दे दिया, सी वाले को 2 रेटिंग दे दिया और ए वाले को 1 रेटिंग दे दिया। फिर चौथा आता है, वो कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है सी वाला पसंद है, इसको 3 रेटिंग दे दिया, और उसके बाद कहता है कि ए वाले को मैं 2 रेटिंग दूंगा और इसको 1 रेटिंग दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा वाला बंदा आता है, वो कहता है कि सी वाला मुझे ज्यादा पसंद है, इस वजह से उसको 3 रेटिंग दे दिया। फिर इसके बाद उसने क्या किया, ए वाले को रेटिंग दिया और फिर उसके बाद बी वाले को रेटिंग दिया। अब काउंट कीजिए क्या हुआ, 3 1 4 1 5, 5 5 और 4 9, 9 इसको वोट मिला, इसको कितना मिला 3 3 6 3 9, इसको वोट मिला, एंड 2 4 6, 6 और 6, 6 और 6 12, 12 वोट इसको मिला। तो यहाँ पर आप बताइए कौन जीता, आप कहोगे भैया सी वाला जीता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक भी वोट वेस्ट नहीं होता है और सबको ही मौका मिलता है सबको वोट देने का, और ऐसे में रेटिंग के हिसाब से चीजें होती हैं और फिर जाके चुनाव हो पाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जीता कौन, सी वाला जीता होगा, ऐसे ही करके होता है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में बहुत छोटा सा दिया हुआ है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो इसमें पसंद या फिर रुचि के हिसाब से चीजें दी जाती है। इट इज नोन द ऑल्सो नोन एज द प्रेफरेंस ऑफ द रैंक्ड वोटिंग सिस्टम, इसके हिसाब से जाना जाता है। अच्छा, क्योंकि इस पद्धति में मत पत्र पर प्रत्येक मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों के नामों के सामने 1 2 3 के हिसाब से अपनी रुचि व्यक्त करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी मत पद्धति के हिसाब से होता है, जो कि पेपर में भी पूछा जाता है, यानी कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड थ्रू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के हिसाब से चीजें होती हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं, और एक लास्ट टॉपिक है, क्या है इन दोनों में अंतर, यानी कि एफ और पीआर में क्या अंतर होता है। तो अगर 4 नंबर में आए तो आपको 4 डिफरेंस लिखना है, अगर 6 नंबर में आए तो आपको 6 डिफरेंस लिखना है। तो पहले हम समझ लेते हैं डिफरेंस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों है, तो पहले हिंदी समझ लेते हैं फिर इंग्लिश समझ लेंगे। तो परिभाषा में क्या है, सबसे पहले परिभाषा, जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलता है वही जीतता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। और इसमें कैसे होता है कि सबसे पहले आपको वोट देखा जाता है, वोट के हिसाब से उसको सीटें दे दी जाती हैं, ठीक है। ये क्या है, पीआर सिस्टम है। आधार की बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति केंद्रित उम्मीदवार को वोट देता है, यानी कि इसमें जो व्यक्ति खड़ा है उसको देखा जाता है कि हमारे क्षेत्र में एमएलए खड़ा है तो उसको देखकर वोट दे दिया जाता है। जबकि पीआर सिस्टम में क्या होता है, ये नहीं देखा जाता है कौन खड़ा है, बल्कि ये देखा जाता है कि कौन सी पार्टी है, जैसे भाजपा पार्टी है कि आम आदमी पार्टी है। कैंडिडेट नहीं देखा जाता है इसमें, इसमें देखा जाता है कि कौन सी पार्टी खड़ी हुई है। जबकि हमारे में क्या होता है कि हम उम्मीदवारों को देखते हैं कि फलाने व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है। अच्छा, बहुमत का आधार अगर देखा जाए तो इसमें 50% की कोई जरूरत नहीं है, जबकि इसमें कहा जाए तो इसमें कुल वोटों का परसेंटेज निकालना पड़ता है, और जब जाके क्राइटेरिया पूरा होता है तब जाके चीजें होती हैं, ठीक है। प्रतिनिधित्व की अगर मैं बात करूं तो अल्पसंख्यक दलों को कम या फिर कोई ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिला है तो उसी को विजयी घोषित कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जिसको जैसा वोट मिला है उसी के हिसाब से उसको सीटें मिलती हैं, ठीक है। तो बस वही चीज लिखा है, पहला डेफिनेशन में तो अभी हमने देख लिया कि इसमें कैंडिडेट हु गेट द हायर नंबर वोटर इट्स विनर, इसमें ये होता है। और इसमें क्या होता है, जिसको जैसा वोट मिलता है उसके हिसाब से परसेंटेज में सीटें बांट दी जाती हैं। बेसिस तो मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल सेंटर सिस्टम होता है, कैंडिडेट को देख के चीजें होती है, इसमें पार्टीज को होती है। इसमें 50% की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें होती है, ठीक है। इसमें परसेंटेज देखा जाता है कि किसको कितना वोट मिला, उसी के हिसाब से सीटें दी जाती है। एंड रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है कि इसमें जो माइनॉरिटी पार्टीज होती है उसको कोई वोट, उसको जैसे मान लेते हैं ए बी सी, एक को 40 वोट मिला, एक को 30 और एक को 30, जीता कौन, 40 वाला। क्या इसका कोई वैल्यू हुआ, नहीं हुआ ना, तो इसमें ये चीजें दिखाई गई हैं। जबकि इसमें ये कहा जाता है कि जिसको जैसा वोट मिलता है उसी के हिसाब से उसको सीटें दी जाती है। तो ये इसमें चाहे आपको कम मिले चाहे ज्यादा मिले, आपको सीटें मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा करके होता है। अब आगे सरलता की बात कर लेते हैं। इजी सिस्टम किसमें है, ये वाला चीज इजी है, ये वाला चीज हार्ड है। क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या है, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग प्रतिनिधि होते हैं, जैसे हमारे इधर के विधायक ये हैं, उधर के विधायक ये है, ऐसा। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि कोई ऐसा नहीं, पूरे को एक समझा जाता है। जैसे आप समझते हो ना, जैसे भर्ती निकलती है, ऐसा ही समझो कुछ, कि सबको एक मान लिया जाता है और फिर जाके बताया जाता है कि भाई देखो हमारे इतने कैंडिडेट हैं, और उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है कि भाई आपको ये संभालना है, आपको ये संभालना है, आपको ये संभालना है, ऐसा करके, ठीक है। भारत में प्रयोग की बात करें तो जैसे लोकसभा विधानसभा में ये चीजें लागू होती है। एंड पीआर सिस्टम कहाँ लागू होता है, जैसे राष्ट्रपति के लिए विधानसभा में, विधान परिषद में ये चीजें होती हैं, अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन हमारे इधर सबसे बड़ा चुनाव आम चुनाव होता है, जिसको हर 5 साल के बाद मनाया जाता है, मतलब आई मीन चूज किया जाता है, ऐसा। चलिए, उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम और भारत, और इधर देखा जाए इजराइल तथा नीदरलैंड, अपना हो गया पीआर वाला सिस्टम। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, आपका जो चैप्टर है ये हो जाता है ओवर। और सिंप्लिसिटी तो मैंने आपको जस्ट बता ही दिया, सिंपल कौन सा, पीआर, और ये हार्ड है, एरिया
इसमें हर एक एरिया से चुना जाता है, इसमें सबको एक ही मान लिया जाता है। और कहाँ ये लोकसभा और इसमें होता है, और ये मैंने आपको बता दिया कि राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इजराइल, नीदरलैंड और ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट बचा हुआ है क्या? हाँ चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। लोकतंत्र के प्रकार होते हैं दो, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी जिसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है कि नागरिक रोजमर्रा के फैसले तथा सरकार चलाने के प्रत्यक्ष भाग लेता है, यानी कि खुद जाकर चीजों में पार्टिसिपेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राम सभा गांव के लिए बनाई गई है। सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग एंड द रनिंग द गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्राम सभा, और जैसे मैंने आपको बताई दिया विलेज असेंबली इसमें होता है। दूसरा हो गया टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें होता है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोग अपने प्रतिनिधित्व भेजते हैं और वहीं लोग सरकार कार्यभार चलाते हैं, जैसे कि भारत तथा इंग्लैंड में। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि विधायक को हमने चुना और विधायक क्या करता है, अपने प्रतिनिधि को ऊपर भेजता है राज्यसभा के लिए। ऐसा, इसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। पीपल इलेक्टेड देयर द रिप्रेजेंटेटिव एंड दोज रिप्रेजेंटेटिव टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड द इंग्लैंड, ठीक। तो ये चीजें हो गई। अब बात कर लेते हैं चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, चुनाव आयुक्त को, जो इलेक्शन कमिश्नर होता है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। और भारत के वर्तमान यानी कि 2025 मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार, ये याद करके रखना। एंड उन्हें फरवरी 2025 में भारत के 26वें सीईसी के रूप में चीज किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें हैं ज्ञानेश कुमार। तो चलिए इलेक्शन कमिश्नर को वो किया गया है। चलिए आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इस तरीके से आपका चैप्टर ये हो जाता है ओवर, वन शॉट में आपको सारी चीज़ें करवा दी गई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, वीक टेक केयर, बाय बाय।